बेटा प्रैक्टिस पेपर है आज हमारा चौथा है। ए बी सी डी, ए बी हम कर चुके हैं, बी बी सी बी और आज हमारी बारी है डी की। ठीक है, बोर्ड ने आपको क्या कहा है? बोर्ड ने कहा कि 3-4 क्वेश्चन चेंज होंगे और सारा जो होगा सबका सेम रहेगा, एक जैसे रहेगा। यानी कि आगे पीछे वाला बता सकता है कि बताइए भाई इसका क्या आंसर है। ये अच्छा भी नहीं रहेगा क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा उसको, जो अगर कमजोर बच्चा उसका नंबर आगे पीछे आ गया किसी कमजोर बच्चे का, क्या करेगा वो? उसको परेशान कर देगा। और जो उसको परेशान करेगा तो हो सकता है उससे कुछ गलत हो जाए या गलत बता दिया जाए। गलत भी बता देते हैं बच्चे, टीचर्स भी गलत बता देते हैं। मैं बता देता हूँ तुम्हें, कहीं वहां तुम पूछ लोगे इंटेलिजेंट पाओगे सारे के सारे, मेरे जैसे नालायक भी हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। कहा गया कि कामा गाटा मारू क्या थे? क्या था बेटा? ये कि जहाज था। क्या था? एक समुद्री जहाज था। कैसा था ये कि समुद्री जहाज था। सबको पता ना? इस जहाज को बेटा खरीदा था गुरुदत्त सिंह ने। इस जहाज को खरीदा था गुरुदत्त सिंह ने। ठीक है, किसने खरीदा था इसको? ये जापानी जहाज था बेटा। ये कैसा जहाज था? ये जापानी जहाज था। इसने इसको खरीदा और ये 376 लोगों को बिठाकर 376 लोगों को बिठाकर पंजाब के लोगों को, उसमें 24 के आसपास जो थे मुस्लिम भी थे। ठीक है, 340 से आपके सिख थे, उसमें 24 मुस्लिम थे और बाकी जो थे हिंदू थे। उनको लेकर ये कहां पर पहुंचा? ये कनाडा। कहां पर पहुंचा? ये कनाडा पहुंचा। अब यहाँ पर ये कनाडा में समुद्री जहाज था ऑब्वियसली, तो वहां पर गया तो कनाडा सरकार ने इसको एंट्री नहीं दी भाई। इन लोगों को जो था ना एंट्री नहीं दी और ये 2 महीने तक बेटा वहां पर रहे। 2 महीने तक इनको घुसने नहीं दिया गया। ठीक है, बताया जाता है कि 2 महीने तक ये बिना खाने पीने की व्यवस्था के वहां पर पड़े रहे उस जहाज में। तो जब एंट्री नहीं करने दी इनको तो वापिस जो था बेटा ये अपना यहाँ पर कोलकाता में पहुंचा। ठीक है, वापस ये क्या आया? कोलकाता। इस घटना के बाद जो ये घटना हुई, इस घटना के बाद ही गदर आंदोलन जो था बेटा उसको प्राथमिकता मिली थी कि भाई ये चलाया जाए। ये बाहरी चला था बेटा। ठीक है, तो कामा गाटा मारू क्या थी कि समुद्री जहाज था। ठीक है, ये घटना कब हुई? 1914 में हुई थी बेटा। ठीक है, और इसी तरह इसी चीज का बदला लेने के लिए एक पहला सिख हुआ जिसका नाम था मेवा सिंह। मेवा सिंह ने जहाज में उस एक अंग्रेज अधिकारी, कनेडियन अधिकारी को उसको अंदर रोक के उसको मार दिया गया था। इसके बाद मेवा सिंह को 1915 में फांसी दे दी गई थी। तो कामा गाटा मारू एक समुद्री जहाज था, जापानी जहाज था। गुरुदत्त सिंह ने इसको खरीदा था। 376 लोगों को लेकर ये कनाडा के लिए निकला। कनाडा सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। ये 2 महीने तक वहां इंतजार करते रहे तट पर। इसके बाद ये वापिस भारत लौट आए। उसके बाद जो है गदर आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, लाला हरदयाल सिंह के द्वारा। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये इसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, कनाडा सरकार ने इसके बाद कनाडा के पीएम ने माफी मांगी थी। अभी पिछले 1916 में माफी मांगी थी जब इस घटना का बीजेपी सरकार ने, कहते ना कि ऐसा हुआ था, ऐसा अभी कनाडा का हमारे साथ विवाद भी हुआ था थोड़ा सा। वहां की पार्लियामेंट में कुछ ऐसा कहा था इंडिया के बारे में। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ अफवाज में उसका जवाब दिया था। तो एक क्लियर ये। अगला क्वेश्चन है बेटा कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी नामक अखबार पूछ लिया जाता बेटा, केसरी अखबार किसने निकाला? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने जो था बेटा क्या निकाला था? ये केसरी। और कौन सा अखबार निकाला था? एक और पत्रिका निकाली थी, कौन सी? मराठा, है ना? मराठा और एक केसरी। केसरी किस भाषा में था? मराठी भाषा में। मराठी जो था एक और था ना, यही था आपका, ये अंग्रेजी भाषा में। ये अंग्रेजी भाषा में था। बाल गंगाधर तिलक के नाम से आप वैसे भी परिचित होंगे। परिचित हो या नहीं हो?
23 जुलाई को इनका हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है। 1856 में इनका जन्म हुआ था। और बेटा 1 अगस्त, ये डेट याद रख लेना, 1 अगस्त 1920 जैसे ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है, जिस दिन मृत्यु होती है उसी दिन महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन चलाते हैं? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन चला जाता बेटा। आंदोलनों को लेकर बाल गंगाधर तिलक जो थे बेटा, इन्होंने भी बहुत सारा प्रयास किया था अंग्रेजी हुकूमत को लाने के लिए। ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था ये, ठीक है। मराठी बताते हैं कि लड़ पढ़ते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक के 1-2 क्वेश्चन और भी पूछे जाते बेटा। गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की थी? और शिवाजी उत्सव। गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव जो बेटा मनाया था, किसने मनाया था? वो बाल गंगाधर तिलक। इसका एक फेमस कोट भी है, क्या है आप लोगों को पता होगा? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यानी कि स्वतंत्रता मुझे जन्म से मिली हुई है और मैं इसे रिले करूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं भाई। केसरी किस भाषा में, ये पूछा गया बेटा। केसरी जो अखबार निकाला था तो किस भाषा में निकाला था? मराठी भाषा में, ठीक है। गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव किसने मनाना शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक ने। दूसरा है कि जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को, उस समय असहयोग आंदोलन बेटा महात्मा गांधी ने चलाया था। महात्मा गांधी ने चलाया था। क्लियर यहाँ तक के। तो पहला क्वेश्चन था आपका कामागाटो मारू, और दूसरा था बेटा केसरी नामक अखबार किसने किस भाषा में निकाला। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहा गया कि भारत से धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? ये दादा भाई नेहरू जी ने। इतना याद रखना बेटा जरूर, दादा भाई नेहरू जी ने क्या कहा था? धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया था। धन के। अब मैं आप लोगों से एक पुस्तक के बारे में पूछूं, शायद आप लोगों को याद हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही गए हुए हो। ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक गरीबी पर एक पुस्तक भी निकाली गई थी, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसने निकाली थी? वो दादा भाई नेहरू जी ने। इसके बारे में आपको 2 क्वेश्चन जरूर याद रखने। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तीसरा क्वेश्चन ये बेटा। धन का निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दादा भाई नेहरू जी ने। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कहते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये पुस्तक जो लिखी थी इसके लेखक कौन थे? रमेश चंद्र दत्त। इनके बारे में इतना याद रखना, ठीक है। ये एक लेखक भी रहे हैं और राजनीतिक भी रहे हैं। अगला है क्वेश्चन बेटा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद की बात करें हम, प्राचीन वेद की बात करें तो कौन सा बेटा आपका? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। समझ में आई बात? कौन सा वेद है? ऋग्वेद। इतना मैं रिपीट करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा बेटा, कामागाटा मारू की घटना किसको लेकर हुई, किस बात को लेकर हुई? ये क्या था कि एक समुद्री जहाज था, जापानी समुद्री जहाज था, ताइवान से ये चला था। ताइवान से ये कहां से? 376 लोगों को लेकर निकला। ये कनाडा के लिए ये निकला, लेकिन वहां पर कनाडा सरकार ने इनको एंट्री नहीं दी। 2 महीने इंतजार करने के बाद ये कोलकाता वापस पहुंचे। अगला क्वेश्चन हमने पढ़ा था बाल गंगाधर तिलक के बारे में, कि पूछा गया केसरी नामक अखबार किस भाषा में निकाला? तो किस भाषा में था? मराठी भाषा में।
ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपने पढ़ा धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। फोर्थ क्वेश्चन आपने कौन सा पढ़ा है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेके कौन है? रमेश चंद्र। और एक 5वां क्वेश्चन आपने क्या पढ़ा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? कितने वेद आपके? 4 है। कल हमने सामवेद के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि संगीत का वर्णन किसने किया गया? देवता का आह्वान किसने किया गया? ऋग्वेद में किया गया। ऋग्वेद में सबसे बड़ा धन माना गया गोधन। गोधन गाय को सबसे बड़ा धन माना गया है ऋग्वेद में। समझ में आई बात है? अगला है 6th क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित था? मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित था भाई? सिंध में। कहाँ था बेटा ये? सिंध में। कहाँ था ये? सिंध में। हड़प्पा लेकिन अभी किस में जा चुके हैं ये? मोहनजोदड़ो और आपका हड़प्पा किस में जा चुके बेटा? पाकिस्तान में। अब वर्तमान में पूछे तो हम पाकिस्तान बताएंगे, लेकिन उसके कुछ नगर रहे हैं जो हमारे हरियाणा में भी हमारे भारत में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? खनन भी होता है सर वहां पर। अति पशु चारण वनोन्मूलन उपरोक्त सभी। तो किस पे जाएंगे हमें? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 पे की बात करें तो सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है बेटा? ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। सुनहरा रेशा। सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है बेटा? जूट को कहा जाता है। सर जूट अगर भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है जूट का बेटा? पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। जूट की बोरे रस्सियां वगैरह जो बेटा बनाई जाती है। ठीक है। अकेला 50% लगभग जो है पश्चिम बंगाल इसका प्रोडक्शन करता है जूट का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर बेल्जियम की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग वैलोनिया क्षेत्र में रहता है? वैलोनिया क्षेत्र में कितना रहता है बेटा? बताइए। 50, 59, 49 या 40% है? 40% है। बेल्जियम के बारे में हम पहले पढ़ चुके। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन है बेटा श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? हमने पढ़ चुके हैं सामाजिक समूह किसका सबसे ज्यादा? श्रीलंका की बात करें श्रीलंका इसकी बात करें हमें श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। 1948 में। ये 1948 में आजाद होता है। ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा भाषाई के लोग थे वो सिंहली भाषा के सिंहली भाषा के लोगों को सिंहला कहा जाता है। सिंहला। ठीक है। क्या कहा जाता है? सिंहला। तो बेटा किस सामाजिक समूह के लोग ज्यादा थे? सिंहली समूह के। किस भाषाई के थे? सिंहली समूह के। अगला है कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है? संघ सूची में कौन सा विषय नहीं आता? संचार, पुलिस, प्रतिरक्षा, मुद्रा। तो क्या नहीं आती? पुलिस नहीं आती बेटा। क्या नहीं आती? पुलिस नहीं आती। और संघ का सब पे केंद्र का सब पे नियंत्रण रहता। पुलिस स्टेट की भी होती है ना। समझ में आ रही है ना बेटा बात? लेकिन संचार जो है संचार विभाग तो भाई पूरा उसका ही रहेगा ना। और अच्छी बात ये भी कि आपके अध्यक्ष सर को संचार विभाग में मिला हुआ है। यूपीएससी उनका यूपीएससी को में एसएससी सीजीएल उनका क्लियर हो चुका था और पिछले महीने उन्होंने ज्वाइनिंग भी कर ली है। और उनको नववर्ष की शुभकामनाएं मैं दे नहीं पाया था। अगर वो देखें तो सही बच्चों की तरफ से शुभकामनाएं। और एक और हमारे विद्यार्थी जितेंद्र का भी अभी इसी महीने आ सकती है ज्वाइनिंग लेटर। बस उनको 21 तारीख से इसी महीने 20-21 के आसपास उनको ज्वाइनिंग लेटर जो है ज्वाइनिंग डेट दी गई है। इसके बीच में उनका आ जाएगा। और वो भी अच्छी बात यह है कि 2024 आते आते हमारे कुछ साथी हमारे कुछ बच्चे अच्छी पोस्ट पे जा रहे हैं। उन सभी को शुभकामनाएं। आप लोग भी ऐसे मेहनत करते रहिए। जो हम नहीं कर पाए आपसे करा पाएंगे। अगला है अगले क्वेश्चन की बात करें तो बेटा कहा गया है
कि वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? विकेंद्री देखो ये पहले आज अब की बार जो आपके दिसंबर एग्जाम हुए हैं शायद उसमें भी था ये वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में कब कदम उठाया गया? तो 1992 में। कब उठाया गया? तो बेटा 1992 में 1992 में उठाया गया था। अगला है बेटा इंडियन सोसाइटी कैसी है, यानी कि भारतीय समाज कैसा है। भारतीय समाज की बात करें तो मातृ प्रधान या पितृ प्रधान या मातृ या पितृ दोनों दोनों ही आएंगे बेटा। क्या आएंगे? दोनों ही आएंगे। ठीक है। पहले देखो कई बुक्स में क्या है आपको मैंने पितृ प्रधान देश रहा हमारा, यानी कि पितृ प्रधान का मतलब क्या है कि यहाँ पर पुरुषों को पहले तो जो देंगे, लेकिन अब क्या है अब दोनों ही है। दोनों को क्या कहा गया? संविधान जो से बना है दोनों को प्राथमिकता दी गई है। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की आबादी क्या थी? पता नहीं क्वेश्चन में क्या ऐसा दिखता है, मुझे तो समझ में नहीं आता इस क्वेश्चन में क्या ऐसा पॉइंट है। ये हर पेपर में इसको देखने को मिलता है, इसलिए मुझे कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता। इसको चेंज करके भाई मुस्लिम की पूछ सकते हैं ना, सिख की पूछ ले, ईसाई की पूछ ले, लेकिन ये पूछेंगे क्या दिखाना चाह रहे एग्जामिनर आई डोंट नो, बट 79 यानी कि 80% के आसपास थी बेटा। ठीक है 79.8 दी गई है तो यही थी आपकी। ठीक है 80% के ऑलमोस्ट लगभग। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है भाई, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछा है बेटा। मानव विकास सूचकांक, क्या ये मानव विकास सूचकांक है? मानव विकास सूचकांक में ये पूछा है भाई प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में 2017 में भारत का स्थान कौन सा था? तो 73वां, 148वां, 154वां, 130वां। तो बेटा कौन सा था? 130वां। कौन सा था? 130वां। मैं आपको पिछले साल की भी बता देता हूं जो 4 दिन पहले गुजरा 2023 में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132वां था। ये कितने देशों की रिपोर्ट होती है बेटा? इसमें लगभग 188 देश होते हैं। इसमें 188 देशों में से ये कहा जाता है कि देखिए किस देश का प्रत्येक मानव का विकास यानी हर एक व्यक्ति का विकास कितना हुआ है। तो देखिए हम 100 से ऊपर हैं, यानी कि कोई पहले नंबर पे भी होगा। समझ में आ रही? उसका हमसे बेटर होगा। हमसे बेटर तो श्रीलंका का ही बताया गया है ना, पाकिस्तान का नहीं है। हमसे बेटर कहीं पाकिस्तान का मालूम। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी तो हमें बहुत पीछे हैं, जिसमें क्या सारी चीजें आकलन किया जाता। मानव विकास, शिक्षा का स्तर कैसा है, रोजगार है कि नहीं है ना, प्रति व्यक्ति आय का देखा जाता है, उनकी उम्र यानी किसी भी देश की जो आती है उम्र का दायरा कितना, लोग कितने समय तक ज्यादा जीवित रहते हैं, वो रेशो सारा कुछ मानव विकास सूचकांक के अंदर देखा जाता है। 130वां स्थान था 2017 में। 2023 वर्तमान देगा वो वर्तमान में 24 में नहीं जाना, 23 का ही बताना आप लोगों को। ठीक है कभी आपसे क्या पूछ लेगा वो SDI की फुल फॉर्म क्या पूछ लेगा बेटा? SDI की फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो इसकी फुल फॉर्म में रहेगी। BMI की ओर बता दे फिर तो मुझे, BMI की ओर बता दे बेटा, बॉडी मास इंडेक्स। और भी पूछ लो तुमसे, GDP की क्या होगी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और बताइए मुझे GNP की क्या होगी? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और UNDP की पूछ सकता आपसे, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। ठीक है WTO की पूछ सकता है, WHO की पूछ सकते हैं। वेरी गुड। तो PCI की पूछ सकता है, पर कैपिटा इनकम।
IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, मोर्टेलिटी का मतलब है मृत्यु दर, रेट मतलब दर है, शिशु मृत्यु दर। ये आपसे पूछ सकते हैं, ये इनके बारे में आपको याद है रखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया का संबंध द्वितीयक क्षेत्र से नहीं है। द्वितीयक क्षेत्र से हमें पता कि प्राथमिक क्षेत्र तो होता है कि क्या होता है बेटा, प्राथमिक। एक क्या होता है आपका द्वितीयक क्षेत्र, और एक क्या होता है बेटा तृतीयक क्षेत्र के। अब तक हमारे सामने क्वेश्चन आया है, इसमें से हर एक क्षेत्र के बारे में आया है। तो इसमें एक बार तो क्वेश्चन आया है कि सेवा क्षेत्र किसको कहा गया है, या तृतीयक क्षेत्र को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, सेवा क्षेत्र। जीडीपी में भी सबसे ज्यादा योगदान किस तरह का है, सेवा क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का। तो इसके देखो ऑप्शन क्या, मधुमक्खी पालन, ये तो सब प्राथमिक होता है। कृषि से जुड़े हुए कार्य किसमें आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। उद्योगों से जुड़े हुए कार्य कहाँ आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में। टोकरी बनाना, दर्जी, दिया सिलाई कारखाने में श्रमिक, तो क्या रह जाएगा इसका, द्वितीयक क्षेत्र से नहीं है। ये पूछा है कौन सा आर्थिक क्रिया का संबंध है द्वितीयक क्षेत्र से नहीं है, तो कौन सा रहेगा, मधुमक्खी पालन। क्या रहेगा, मधुमक्खी पालन। अगला बेटा, निम्न में से कौन सा औपचारिक स्रोत नहीं है। हम इसके भी अब पढ़ चुके हैं, औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत कौन से नहीं है। सहकारी समितियां सर औपचारिक स्रोत है, बैंक सर औपचारिक है, साहूकार सर अनौपचारिक है। तो साहूकार क्या हुआ बेटा, अनौपचारिक हुआ, वो औपचारिक स्रोत नहीं है। सरकार द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट ये 20 पे आ चुके हैं हम। सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया किस नाम से जाना जाता है, वैश्वीकरण, उदारीकरण। उदारीकरण क्या होगा, उदारीकरण। उदारीकरण में क्या होता है कि जो सरकार प्रतिबंध लगा देती है, अवरोध जो करती है, उन अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, उदारीकरण। उदारीकरण किसे कहते हैं, ये तो आपको 2 नंबर में भी आ सकता है। सरकार क्या करती है बेटा, प्रतिबंधों और अवरोधों को क्या कर देती है, हटा देती है, तो उसको क्या कहते हैं। अब शुरू में मैंने जिक्र किया था, किसका किया था, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण की नीति कब अपनाई थी भारत ने, 1991 में क्या था, वैश्वीकरण की नीति अपनाई थी। ये आपके एमसीक्यू थे। बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ बात करें तो मूव करते हैं कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों और अनौपचारिक स्रोतों की तुलना कीजिए। देखिए अनौपचारिक स्रोत कौन से होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो साहूकार होते हैं, जो थर्ड पर्सन होते हैं, जिनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये 2 नंबर में आते हैं व्यक्ति। ये मान लो, मतलब कि इनका कोई रिकॉर्ड, हम किसी से पैसा लेते हैं तो उसका रिकॉर्ड उसी के पास रहता है, सरकार के पास से नहीं रहता। वो इलीगल होता है वो काम, लेकिन सरकार हम जैसे को देती नहीं, तो हमें उनके पास ही जाना पड़ता, मजबूरी में। तो बड़े क्वेश्चनों की तरफ बात करता हूँ बेटा, जो हर बार पूछे जाते हैं। मृदा अपरदन के कारण बताइए, बता सकते हैं आप लोग आसानी से। राजनीति में जाति कौन कौन से रूप ले लेती है। जाति के बारे में देखो, धर्म भी आ सकता अलग से, धर्म क्या क्या रूप ले लेता है, या जाति क्या क्या, तो हम लिख सकते हैं बेटा जाति के क्या क्या हो सकते हैं, इसके परिणाम क्या क्या निकल कर आ सकते हैं। बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट पढ़ चुके हैं, ठीक है। और मध्यकाल में भारत में शिक्षा, साहित्य और मनोरंजन की चर्चा कीजिए। ईसाइत और इस्लाम के बीच टकराव, जिसमें आपने क्रूसेड के बारे में पढ़ना होगा, 8 जो क्रूसेड हुए उनके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये चारों सेट ही आपके हो चुके हैं। इन चारों के एमसीक्यू आपको याद करने हैं, ताकि आप 20 में से 20 ये लें और फिर बड़े क्वेश्चनों की तरफ मूव करेंगे, ठीक है।